हेतु, और विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और रीड 3 ट्रैक है 13। आगे था प्रत्यय। प्रत्यय चिंतन का महत्वपूर्ण आधार है और प्रत्येक घटना या फिर वस्तु का प्रत्यय व्यक्ति के मन में होता है, जो कि चिंतन प्रक्रिया में सहायक होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी छात्र से पूछा जाए कि 4 पैर, 1 पूंछ, रंभाना, दूध देने वाला पालतू आदि गुणों के आधार पर भी उसके मन में कौन सी अवधा या फिर प्रत्यय आता है, तो इन गुणों के आधार पर भी छात्र एक सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गाय, यहाँ पर गाय प्रत्यय का एक उदाहरण है। फिर है भाषा। चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति भाषा के माध्यम से विषयों से बातचीत करता है और इसलिए भी चिंतन को आंतरिक भाषण भी कहा जाता है। और विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट हो जाए कि किसी भी समस्या का समाधान करते समय चिंतन करने वाले व्यक्ति की वागींद्रिय जैसे जीव तथा स्वयंवर स्वर यंत्र में कुछ पेशीय संकुचन होते हैं, जैसे कि व्यक्ति अपने आप से बोल रहा हो और कुछ व्यक्ति चिंतन के समय जोर जोर से बोलते हैं। अतः भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। संकेत एवं चिन्ह। चिंतन में संकेत एवं चिन्ह भी सहायक होते हैं, और जब संकेत किसी भी चेतन या फिर क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में भी कार्य करता है तो इसे चिन्ह कहते हैं। अतः चिन्ह व्यक्ति को उत्तेजित करके चिंतन करने के लिए भी प्रेरित करता है। फिर सूत्र है। सूत्र चिंतन में सहायक होते हैं और एक छोटे सूत्र में व्यापक अर्थ निहित होता है, और विज्ञान तथा गणित में भी चिंतन को भी सूत्रों के सहारे ही विकसित किया जाता है। चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हैं चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। बुद्धि। चिंतन के लिए बुद्धि का क्षेत्र भी विस्तृत होना चाहिए, और चिंतन में अंतर्दृष्टि एवं पूर्व दृष्टि तथा पश्चात दृष्टि अत्यधिक सहायक होती है, और बुद्धि चिंतन की अभियोग्यता के बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा चिंतन कर सकते हैं। सतत प्रेरणा में चिंतन के लिए प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और प्रेरणा के अभाव में व्यवस्थित और नियंत्रित चिंतन संभव नहीं होता है। प्रत्यय। प्रत्यय का अर्थ पूर्ण ज्ञान है, और इसका विकास भी वस्तु अथवा घटना के प्रत्यक्ष अनुभव से ही होता है। ध्यान तथा रुचि। रुचि तथा क्रिया का होना भी किसी समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक होता है, और समस्या उत्पन्न होने पर ध्यान, रुचि तथा लगन आदि सभी लक्षण साथ साथ ही काम करते हैं। भाषा। चिंतन के दौरान तथा चिंतन के पश्चात ही अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भी भाषा का होना आवश्यक है, और भाषा के अभाव में चिंतन का विकास भी होना संभव नहीं है। फिर सतर्कता एवं लचीलापन। सतर्कता से चिंतन में गतियाँ तथा हेत्वाभास नहीं आ पाते हैं, और लचीलेपन से अंधविश्वास तथा रूढ़िवादिता के बचाव होता है। सतर्क व्यक्ति नए नए उपाय, विधियों, चिंतन में सहायक प्रयोगों, संकेतों और चिन्हों और को समझ करके उनका उपयोग करता है। फिर अंधविश्वास का प्रभाव। विशुद्ध चिंतन के लिए भी उस चिंतन का भी अंधविश्वास तथा पूर्वानुभवों से मुक्त होना आवश्यक है। समय की सीमा। चिंतन की क्रिया में समय लगता है। संवेगों की अनुपस्थिति। संवेगात्मक स्थिति अर्थात प्रेम, क्रोध, भय आदि में विशुद्ध चिंतन संभव नहीं होता है। अतः चिंतन के समय व्यक्ति को संवेगों से दूर रहना चाहिए। गंभीरीकरण की भी चिंतन में एक अनुकूल परिस्थिति है, और यदि एक समस्या का हल निकालने में बार बार असफलता मिल रही है तो उसे कुछ देर के लिए भी स्थगित कर देना चाहिए, और विश्राम के समय या फिर कुछ और कार्य करते समय मस्तिष्क उस समस्या को उसी प्रकार से सहता रहेगा जैसे कि मुर्गी अंडे को सहती है और बच्चा तैयार होता है। फिर चिंतन के विकास के उपाय हैं। बालकों की चिंतन शक्ति के विकास के उपाय निम्न है। शिक्षक को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। बालकों को किसी भी विषय पर उसके विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। शिक्षक को बालकों के भाषा ज्ञान में भी वृद्धि आदि करनी चाहिए, और क्योंकि भाषा चिंतन तथा अभिव्यक्ति का माध्यम है, बालकों की तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर दिए जाते हैं जाएं, और शिक्षकों द्वारा बालकों को किसी भी विषय या फिर पाठ को समझ करके तथा सूझ के आधार पर भी सीखने के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके फलस्वरूप बालक यथार्थवादी चिंतन की ओर अग्रसर होते हैं। कक्षा में बालकों को शिक्षकों द्वारा नए नए तथ्यों की जानकारी दी जानी चाहिए, जो कि उनके चिंतन को उत्तेजित करे, और इस हेतु बालकों के सामने कुछ जटिल विषय भी रखे जाने चाहिए। शिक्षक द्वारा बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए, और बालकों को बाल्यावस्था में ही चिंतन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसे तो उन्हें विभिन्न किताबें पढ़ने के लिए भी तथा विभिन्न खिलौनों के खेलने का अवसर भी दिया जाना चाहिए। चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को बालकों को उत्तरदायित्व के कार्य सौंपने चाहिए, तथा प्रश्न पत्र में भी ऐसे प्रश्न देने चाहिए जिनके कि उत्तर बालक भली भांति विचार करने के बाद ही दे सकें। चिंतन एवं अधिगम। व्यक्ति अपने प्रतिदिन की जिंदगी में तरह तरह की समस्या का सामना करता है, और समस्या के समाधान के लिए उसे चिंतन करना होता है। समस्या का समाधान व्यक्ति कुछ नियमों
नियमों, चाहे वे सरल हों या फिर जटिल हों, के आधार पर चिंतन करते हुए कहता है कि जब वह किसी भी समस्या का समाधान करता है तो चिंतन करते हुए कुछ सीखता भी है, क्योंकि चिंतन करके समस्या का समाधान करने पर उसके व्यवहारों में कुछ स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। फलस्वरूप भविष्य में जब उसे इस ढंग की समस्या का सामना करना पड़ता है तो वह उसी व्यवहारों को दोहरा करके समस्या का समाधान कर लेता है। इस तरह से चिंतन एवं समस्या समाधान व्यवहार सीखने का एक रूप है। बालकों में चिंतन का विकास है। बालक में चिंतन का विकास उसके भाषा सीखने के कुछ समय बाद ही प्रारंभ हो जाता है। बालक में 1 से 1.5 वर्ष की आयु में चिंतन का प्रारंभ हो जाता है और प्रारंभ में बालक अपने चारों और भौतिक व मनोवैज्ञानिक वातावरण में जो भी मूर्त वस्तु देखता है या फिर उत्तेजनाएं महसूस करता है वह सबसे पहले उनके प्रति चिंतन करने लगता है। इस प्रकार से बालक में चिंतन के विकास का प्रारंभ प्रत्यक्षात्मक चिंतन से ही होता है। बालक में ये चिंतन वस्तुओं और परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होता है। स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बच्चों ने में संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और बताया कि बालक में 7 वर्ष की आयु यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की समाप्ति तक संप्रत्यय क्रिया निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस अवस्था में के प्रारंभिक वर्षों में बालक आत्मकेंद्रित अधिक होते हैं और उनके चिंतन के दायरा भी अपने तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालक में इस आत्मकेंद्रित प्रवृत्ति में कमी आने लगती है और धीरे धीरे वे दूसरों के साथ में अपनी वस्तुओं को साझी करना सीखने लगता है। इस प्रकार से उसका सामाजिक दायरा भी बढ़ने लगता है और 7 वर्ष की अवस्था में बालकों में तर्क शक्ति पर भी आधारित चिंतन करने की योग्यता का विकास नहीं हो पाता है। बालक का चिंतन कल्पनाशील होता है और उसे जादूगर एवं परियों की कहानी सुनना भी अच्छा लगता है। बालक के चिंतन में तार्किकता का अभाव होता है। 7 से 11 वर्ष की आयु में बालक में चिंतन का जो है विकास तीव्र गति से होना प्रारंभ हो जाता है और उससे में वर्गीकरण द्वारा समझने एवं व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है तथा विभिन्न संप्रतियों का निर्माण भी होता है। बालकों का चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है और ये यथार्थ की दुनिया को समझ करके चिंतन करना भी आरंभ कर देते हैं। 11 वर्ष की आयु तक बालक की मानसिक विकास पर्याप्त आकार ग्रहण कर लेता है और फलस्वरूप उसमें चिंतन में सुधार भी हो जाता है। 11 से 15 वर्ष की आयु में बालक के चिंतन में विचारने वाले, सोचने के, तर्क करने और कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण तथा प्रयोग आदि द्वारा भी उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता आ जाती है। इस आयु का बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब वस्तु के स्थूल रूप का उसी चिंतन प्रक्रिया के लिए उपस्थित रहना जरूरी नहीं रहता और इस आयु के बालकों में अपने चिंतन के माध्यम से समस्या समाधान की योग्यता का उचित विकास भी हो जाता है। 15 वर्ष तक के बालकों के चिंतन में अन्वेषणशीलता, मौलिकता, रचनात्मकता आदि बौद्धिक क्षमताओं का भी उपयोग होने लगता है। बच्चे अधिगम कैसे करते हैं? बच्चे में सीखने की क्रिया अनवरत चलती रहती है और जन्म के साथ ही बच्चा सीखना भी प्रारंभ कर देता है। जन्म के कुछ समय बाद ही वह अपनी जन्मजात क्रियाओं जैसे कि चूसना है, देखना है, वस्तुओं को पकड़ना है, खींचना आदि सीख जाता है और बच्चे 2 वर्ष तक की आयु में चीज़ों को इधर उधर करना और वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी भी चीज़ को पकड़ करके मुंह में डालना आदि क्रियाएं भी सीख जाते हैं। फिर 1 से 2 वर्ष की आयु में के बालक भी वयस्कों द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को देख करके उनका अनुकरण करना सीखने लगते हैं और पियाजे के अनुसार इस आयु में वे स्कीमा सीखने लगते हैं और इस आयु में शिशु वस्तु के गुणों को भी प्रारंभ में एक अक्षर तथा बाद में छोटे छोटे शब्द व 2 वर्ष की आयु तक 2-3 शब्दों के वाक्य बोलना सीख जाता है। बच्चे अपने स्तर पर कई प्रकार के संप्रत्यय विकसित कर लेता है, जैसे कि पियाजे ने स्कीम्स कहा है तथा नई परिस्थितियों में वह उस स्कीम में परिवर्तन भी करता रहता है। 2 से 7 वर्ष की आयु में बालक सूचकता विकसित कर देते हैं और बालक ये समझने का भी लग जाता है कि वस्तु शब्द जो है मन में उसका संकेत या फिर प्रतिमा स्थापित कर लेता है और जैसे कि माँ की आवाज़ सुनने पर उसके मन में माँ की प्रतिमा बन जाती है और इस उम्र का बालक अनुकरण करके बहुत ही बातें सीख लेता है और वह परिवारजनों के कार्यों का भी अनुकरण करना सीख लेता है और प्रत्येक बालक अपने वातावरण एवं परिवेश से निरंतर सीखता रहता है और इस दौरान बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर भी आगे की परिस्थितियों में उनमें परिवर्तन व समायोजन करता है और नई बातें सीखता है और समायोजन की प्रक्रिया में बालक की पूर्व स्कीम में नए तथ्य एवं विशेषताएं जुड़ जाती हैं और वे उसमें अपेक्षित परिवर्तन करके नई स्कीम बना लेता है और इसमें पूर्व स्कीम व्यापक हो जाती है। इसे विस्तार होना कहते हैं। फिर अनुभविक अधिगम अनुभव के माध्यम से घटित हो जाता है और बालक का संसार विशेष रूप से विप्राथमिक बसाला में संवेदी गत्यात्मक संसार होता है और वह उन वस्तुओं में रुचि लेता है जिन्हें कि वह देख सकता है और सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है, जिनका कि स्वाद ले सकता है, नियोजित कर सकता है, बना सकता है, कर सकता है और जांच कर सकता है अर्थात आजमा सकता है। जो अनुभव बालक के तुरंत कल्याण से संबंधित नहीं होते हैं अथवा समय और दूरी के आधार पर दुरुस्त होते हैं, उन अनुभवों में बालक की रुचि नहीं रहती है। माध्यमिक स्कूल स्तर की अवस्था में रुचियां परिवर्तित होती रह सकती हैं, किंतु अनुभव की आवश्यकता प्रमुख महत्व की ही बनी रहती है। बालक के आरंभिक वर्षों के अनुभव की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। फिर है अनुभविक अधिगम को वही अनुभव
द्वारा सीखना या फिर अनुभव से सीखना के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अनुभविक अधिगम की प्रकृति अनुभविक अधिगम की प्रकृति का निर्धारण निम्नलिखित कारकों से होता है। करके सीखना, इसके अंतर्गत कार्य करने और प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया जाता है। प्रयोगशाला कार्य, खेलकूद, प्रशिक्षण, वृक्षारोपण आदि इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। दैनिक अनुभव के द्वारा व्यक्तिगत अधिगम, अधिगम के अंतर्गत व्यक्ति का अपने अनुभवों की विशेषताओं, प्रारूपों और परिणामों से अवगत होना आता है। अनुभविक सामाजिक समूह प्रक्रियाएं, अनुभव द्वारा सीखने का विस्तार भी सामाजिक कौशलों के सीखने तक ही है और कक्षा में अनुभविक अधिगम समूह प्रक्रिया गतिविधियों से जिसमें कि कई नवीन अंतर वैयक्तिक के कार्यकलाप सम्मिलित होते हैं। कक्षा अधिगम संवर्धन होता है। भूमिका, अभिनय, खेल व अनुरूपण तथा मूल्य अभ्यास आदि के अधिगमकर्ता को ठोस अनुभव प्राप्त होते हैं। इसके प्रक्रमण के पश्चात ही संज्ञानात्मक परिवर्तन तो होता ही है और साथ ही अभिवृत्ति एवं व्यवहारों में भी परिवर्तन होता है। अन्य कार्यकलापों में श्रव्य दृश्य साधनों सामग्री का इस्तेमाल करना, कला, नाटक, संगीत, नृत्य और खेल सम्मिलित हैं। और ठोस व्यक्तिगत व अनुभव और उस अनुभव का प्रेक्षण और मनन, फिर अमूर्त अवधारणाएं और सामान्यकरण, फिर सक्रिय प्रयोगीकरण अर्थात नवीन स्थितियों में सामान्यकरण का परीक्षण। अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। बालक में संप्रत्यय होते हैं, उत्तर इसका उक्त सभी होते हैं। व्यक्तिगत, श्रेणीबद्ध और अपरिभाषित एवं सामान्य से विशिष्टीकरण की ओर। ऐसे बालक में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू होती है? उत्तर इसका जब वह उद्दीपकों में विभेद करना सीख जाता है। और नेक्स्ट से समस्या समाधान की विधि है, उत्तर इसका उक्त सभी हैं। त्रुटि एवं भूल विधि, अनसीखी हुई विधि और तीसरा अंतर्दृष्टि सूझ या विधि। पहले समस्या समाधान का प्रथम चरण है, उत्तर इसका कठिनाई अनुभव करना। नेक्स्ट अधिगम के अन्वेषण या फिर खोज विधि के प्रवर्तक हैं, उत्तर इसका आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट अन्वेषण विधि आधारित है, उत्तर इसका करके सीखोगी। नेक्स्ट प्राथमिक शाला तक के बालकों की रुचि होती है उन वस्तुओं में, उत्तर है उक्त सभी में। एक तो जिन्हें कि वह देख सकता है एवं सुन सकता है, जिन्हें कि वह छू सकता है और जिनका कि वह स्वाद ले सकता है। नेक्स्ट अनुभविक की अधिगम की प्रकृति को निर्धारण करने वाले कारक हैं, उत्तर है उक्त सभी हैं। एक तो करके सीखना, दूसरा दैनिक अनुभव और तीसरा सामाजिक समूह प्रक्रियाएं। और नेक्स्ट अनुभविक अधिगम है, उत्तर इसका बालक के अनुभव के माध्यम से जटिल घटित अधिगम। नेक्स्ट अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव हैं, उत्तर इसका उक्त सभी हैं। उद्भाषण, सहभागिता एवं अभिज्ञान और आंतरिकरण, अर्थापन एवं विस्तारण। नेक्स्ट मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है, उत्तर है क्योंकि वह विचार चिंतनशील है। और नेक्स्ट है प्रश्न चिंतन प्रक्रिया है, उत्तर है ये मानसिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट चिंतन आरंभ होता है, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी से। एक तो किसी भी समस्या के कारण, दूसरा किसी भी असंतोष के कारण और तीसरा किसी भी इच्छा के कारण। नेक्स्ट निम्न से सत्य है, उत्तर है इसमें ये चार हैं कि चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक है, दूसरा चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, तीसरा चिंतन में समस्या का कोई स्थान नहीं है और उपरोक्त सभी। तो इसमें दूसरा जो है कारण जो है चिंतन में वस्तुओं की वास्तविक उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न चिंतन का एक प्रकार का व्यवहार होता है, उत्तर है इसका अप्रकट व्यवहार होता है। नेक्स्ट चिंतन की विशेषता है, उत्तर है उपरोक्त सभी हैं। चिंतन एक कौशल है, दूसरा चिंतन एक वाद विवाद है और तीसरा चिंतन एक मध्यस्थ प्रक्रिया है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसमें है पहला तो चिंतन के अंतर्गत समस्या के विभिन्न पहलुओं के एक साथ ही संयोजित किया जाता है, दूसरा चिंतन में गत अनुभूति सम्मिलित होती है और तीसरा चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है और चौथा भाषा चिंतन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो इसमें असत्य है, तीसरा चिंतन की प्रक्रिया में प्रयत्न तथा भूल की प्रक्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट कुछ मनोवैज्ञानिक चिंतन का को क्या कहते हैं? उत्तर है इसका आंतरिक संभाषण। जैसे ऐसा चिंतन जिसमें कि व्यक्ति अपने काल्पनिक विचारों एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है, क्या कहलाता है? उत्तर है इसका स्वलीन चिंतन। नेक्स्ट ऐसा चिंतन जिसका कि संबंध वास्तविकता से होता है, उत्तर है इसका यथार्थवादी कहलाता है, यथार्थवादी चिंतन कहलाता है ये। और नेक्स्ट किस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिकों ने विवेचित करना तर्कणा कहा है? उत्तर है इसका यथार्थवादी चिंतन। और नेक्स्ट कौन से चिंतन को आह्वानात्मक चिंतन भी कहा जाता है? उत्तर है इसका सर्जनात्मक चिंतन। और नेक्स्ट कौन सा चिंतन निगमनात्मक चिंतन कहलाता है? उत्तर है इसका अभिसारी चिंतन। और नेक्स्ट किस चिंतन में व्यक्ति किसी घटना तथा तथ्य अथवा वस्तु की सच्चाई स्वीकार करने से पहले उसके गुण दोष की परख कर लेता है? उत्तर इसका आलोचनात्मक चिंतन। और नेक्स्ट किस प्रकार के चिंतन में संवेदना तथा प्रत्यक्षीकरण कार्य करते हैं? उत्तर है इसका प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ऐसे किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व अनुभव पर आधारित भविष्य से होता है? उत्तर है इसका काल्पनिक चिंतन से। और नेक्स्ट किस प्रकार के चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्ययों में से होता है जिनकी सहायता से भविष्य की किसी निश्चित पर पहुंचना संभव हो जाता है? उत्तर है इसका प्रत्यात्मक चिंतन से। नेक्स्ट सबसे उच्च प्रकार का चिंतन कैसे माना जाता है? उत्तर है
इसका तार्किक चिंतन से। नेक्स्ट जॉन डीवी की विचारात्मक चिंतन किसे कहा गया है? उत्तर है इसका तार्किक चिंतन को। नेक्स्ट चिंतन का साधन है, उत्तर उपरोक्त सभी हैं। एक तो प्रतिबोधन तथा प्रतिमा, प्रत्यय तथा भाषा और संकेत तथा सूत्र। ऐसे चिंतन की क्रिया को या के माध्यम से उत्तेजना मिलती है, उत्तर है इसका प्रतिबोधन के माध्यम से। नेक्स्ट व्यक्ति के पूर्व अनुभव किसके रूप में विद्यमान रहते हैं? उत्तर है इसका प्रतिमा के। नेक्स्ट चिंतन की प्रक्रिया में व्यक्ति के माध्यम से स्वयं में से बातचीत करता है, उत्तर भाषा के माध्यम से। नेक्स्ट जब संकेत किसी चेतन या फिर क्रियात्मक अनुक्रिया के लिए उद्दीपन के रूप में कार्य करता है तो इसे कहते हैं, उत्तर है इसका चिन्ह। नेक्स्ट विज्ञान और गणित में चिंतन को सहारे ही विकसित किया जाता है, उत्तर है सूत्रों के सहारे। नेक्स्ट चिंतन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी हैं। एक तो सशक्त प्रेरणा व बुद्धि, दूसरा प्रत्यय, ध्यान तथा रुचि और तीसरा भाषा, सतर्कता व लचीलापन। और नेक्स्ट प्रश्न चिंतन में अत्यधिक सहायक होती है, उत्तर है इसका उपरोक्त सभी होती हैं, पूर्व दृष्टि, पाश्चात्य दृष्टि और अंतर्दृष्टि। नेक्स्ट है चिंतन के विकास का उपाय क्या है? उत्तर है इसका उपरोक्त सभी है। शिक्षकों को बालकों के ज्ञान का विस्तार करना चाहिए क्योंकि ज्ञान चिंतन का मुख्य स्तंभ है। और दूसरा शिक्षक को बालकों को तर्क, वाद विवाद, समस्या समाधान और चिंतन शक्ति को प्रयोग करने के अवसर भी देने चाहिए। और तीसरा शिक्षक को बालकों को जिज्ञासु बनाना चाहिए। और नेक्स्ट है प्रश्न किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज के और अनुसंधान की विधि है? उत्तर है इसका भाटिया। नेक्स्ट सृजनात्मक चिंतन द्वारा किस प्रकार का तर्क अधिक प्रयोग किया जाता है? उत्तर है इसका आगमनात्मक तर्क।